आज हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार। यह शासन प्रणाली ना सिर्फ हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, बल्कि हमारे विश्व के जो प्रमुख प्रमुख देश हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में पड़ोसी देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है यह भी पढ़ेंगे। और साथ में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भारत में किस प्रशासन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक मुख्य सिलेबस है। तो हम देखेंगे शासन प्रणाली के बारे में। शासन करने के लिए निम्न निम्न तरीके से प्रणालियों के माध्यमों से शासन किया जाता है। तो देखिए, हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला क्या है, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के आधार पर। दूसरा क्या है, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तीसरा क्या है, शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। और चौथा है शासन मूल्यांकन के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। तो यह देखिए, हमने 4 कैटेगरीज बना रखे हैं, लेकिन उनमें से हम ये देखेंगे कि कौन से शासन प्रणाली पूरे विश्व में काम कर रहा है और कौन से शासन प्रणाली से जनता को नुकसान होता है। तो देखिए, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, यानी कि जो भी व्यक्ति या भी जो भी संस्था किसी देश में शासन कर रही है उसमें संख्या कितनी है, उसके आधार पर यह कैटेगरी बनती है। तो पहला आता है राजतंत्र। पहला क्या है, राजतंत्र। देखिए, राजतंत्र उसे कहते हैं जहां पे एक राजा रूल करता है। वहां पे ना कोई चुनाव होता है, ना कोई इलेक्शन होता है, ठीक है, ना किसी का मत का प्रयोग किया जाता है। बस वहां पे राजा ही सर्वोपरि होता है। जैसे कि रानी विक्टोरिया, ये हमारे आजादी के पूर्व इनका एक शासन होता था। उसके बाद हम बात करेंगे तानाशाही। क्या है, तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता पे बैठने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो लोकतांत्रिक माध्यम से चुनकर जाए, चाहे वो राजतंत्रात्मक प्रणाली से चुनकर जाए, वह व्यक्ति अपने संवैधानिक मूल्यों के नजरअंदाज कर अपने मनमाने तरीके से काम करता है, उसको कहते हैं तानाशाही। तो 2 हमने पढ़ा। पहले क्या, राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन चलता है। दूसरा तानाशाही, जहाँ पे जो लीडर होता है, चाहे वो राजा हो या वो चुनी हुई सरकार का लीडर हो, वो तानाशाही करता है, यानी कि अपनी ही बात थोपता है। तीसरा क्या है, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। अल्पतंत्र मतलब या गुटतंत्र मतलब होता है कि किसी विशेष वर्ग या किसी समुदाय का शासन पे अधिकार हो जाना, इसी को कहते हैं अल्पतंत्र या गुटतंत्र। उसके बाद आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ये 4 हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे शासन की वैधता के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, एक समझने वाली चीज है कि जब भी कोई व्यक्ति रूल करता है या संस्था रूल करती है तो उसको वैधता लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी ने शासन चलाने के लिए क्या लिया, वैधता ली। कहाँ से वैधता लिया, संविधान से लिया, क्योंकि वो संविधान द्वारा निर्मित चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से शासन पर बैठे। उसी तरीके से अन्य देशों में अलग अलग तरीके से अपनी शासन सत्ता की वैधता और मान्यता सिद्ध करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, पहला है क्या, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसे देश जो धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक आधार पर चलते हों, और उनको धार्मिक जो गुरु होते हैं उनके द्वारा या फिर धार्मिक पुस्तकें के द्वारा उनको अगर मान्यता प्रदान की जाती है, कर्मकांडों के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, तो उसको कहते हैं धर्मतंत्र। जैसे कि सीरिया हो गया, ठीक है, सीरिया का शासन। उसके बाद देख रहे हैं कि कुछ जगह जो है चलता है, धार्मिक शासन चलता है। वहां पे जो धर्म का, वो ईसाई धर्म का पादरी होता है, वो जिसको नियुक्त करता है वही शासन चलाता है। तो धर्मतंत्र का मतलब है जो देश धार्मिक होता है, धार्मिक कट्टर होता है, उस देश की एक धार्मिक पहचान होती है, वहां पे लगभग धर्मतंत्र चलता है। उसके बाद क्या होता है, राजतंत्र। राजतंत्र हमने आपको पहले बता दिया था कि राजा के परिवार या वंश से बनने वाला आगे का जो सत्ता, शासन सत्ता का अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता है या फिर राजा होता है, उसके अधीन जो शासन चलता है उसको राजतंत्र कहते हैं। तीसरा क्या है, कुलीन तंत्र या अभिजन्य तंत्र। देखिए, कुलीन तंत्र का मतलब क्या है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग या समूह को शासन करने का अधिकार दिया जाए। जैसे कि एक प्रैक्टिकली आप समझ जाइए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं। भारत में जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था की बातें की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वहां पे क्या था कि एक समय पे ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को शासन करने का अधिकार प्राप्त था। ध्यान देने वाली बात है, शासन करने का अधिकार प्राप्त था। अब उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कुलीन तंत्र, यानी कि किसी एक कुल, परिवार या वर्ग के लोगों को ही शासन करने का अधिकार होता है, उसको कहते हैं कुलीन तंत्र। और
चौथा है आपका है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमने आपको पहले ही बताया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार या जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जो शासन करे उसको कहते हैं लोकतंत्र। अब हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। देखिए दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से संविधान को माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत में जो भी व्यक्ति शासन सत्ता पर बैठेगा वह व्यक्ति संविधान के ही अनुसार चलेगा, तो उसको क्या कह देंगे, संविधानवाद। क्या कहेंगे, संविधानवाद। तो जो संविधान को फॉलो करके शासन सत्ता चलाते हैं उनको कहते हैं संविधानवाद। दूसरा क्या होता है, गैर संविधानवाद, जहां पे संविधान को नहीं माना जाता। जैसे कि अगर संविधान का उदाहरण देना हो, संविधानवाद का उदाहरण देना है तो क्या है, भारत। क्या है, भारत। और अगर आपको गैर संविधानवाद का उदाहरण देना है तो आप ये कह देंगे उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जो राजा है वो आप देखते हैं अपने मनमाने तरीके से, ना उसको संविधान से मतलब है ना लोकतंत्र से मतलब है, उसके मन में जो सारी चीजें आ गई वो बोल दिया, उसका ही कहा गया शब्द ही निर्णय और वही संविधान होता है। तो यह हो गया गैर संविधानवाद। तो यह अपने शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर वर्गीकरण कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे एक व्यवहारिक रूप से मूल्यांकन करेंगे अपने देश के ही परिप्रेक्ष्य में कि आप जिस लोकतंत्र के बारे में कहते हैं क्या वो वास्तव में लोकतंत्र है। देखिए, पहला है भीड़ तंत्र। देखिए, लोकतंत्र का सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा समूह जो अपने मत से किसी पे शासन करे उसको कहते हैं भीड़ तंत्र। अब व्यवहारिक रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर आप देखेंगे कि भैया जो कोई भी मत होता है उसमें आधे से प्लस एक वोट अगर किसी को आ जाता है तो वह शासन करता है। तो एक तरीके से जिसके पास भीड़ ज्यादा है, जिसके पास संख्या ज्यादा है, वही तो रूल कर रहा है। सत्य की कोई परिभाषा नहीं है, नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं है, संविधान की कोई बातें नहीं। तो एक तरीके से यही तो है लोकतंत्र, एक तरीके से भीड़ तंत्र है। अब ये निर्भर यह करता है कि हमारे देश का लोकतंत्र कहीं भीड़ तंत्र न बन जाए। अक्सर होता है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर भारत में ही बात करें, भारत में 80 करोड़ लोग किस पे निर्भर है, वो भैया जो 5 किलो गेहूं अनाज मिलता है उस पर निर्भर है। अब जिस वर्ग को 5 किलो गेहूं अनाज तक ही अपनी पूरी जरूरत को पूरा करना है, वो कहाँ से देश के विकास के बारे में सोचेगा, कहाँ से वो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में सोचेगा। तो एक तरीके से वर्तमान का जो अभी परिदृश्य है हमारे देश का वो लोकतंत्र ना होकर भीड़ तंत्र है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे औसत तंत्र। औसत तंत्र का मतलब होता है कि सभी वर्गों का, सभी समूहों का, सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व लोग शासन सत्ता में रहता है, उसको कहते हैं औसत तंत्र। उसके बाद कहते हैं धन तंत्र। देखिए, देश में धन तंत्र बड़ा हावी है। हमारे बिहार के चुनाव में देख लीजिए, 10-10 हजार रुपए जो है एनडीए सरकार ने लोगों के खाते में डाल दिया और वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। तो जब शासन सत्ता पे बैठने के लिए धन का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं धन तंत्र, यानी कि धन से आप पे रूल करने का सत्ता शक्ति प्राप्त कर लिया जाए, उसको धन तंत्र करते हैं। और भारत के चुनाव में तो ये आम बात हो गई। आप ग्राम प्रधानी की बात कर लीजिए, पंचायत का चुनाव भी 6 महीने में होने वाला है। आप ये देखेंगे कि कोई भी प्रधान बिना 10 लाख खर्च किए प्रधान नहीं बनने वाला। ये तो भारत की सत्यता है एकदम। तो एक तरीके से भारत का जो लोकतंत्र क्या है, धन तंत्र बन गया है और भीड़ तंत्र बन गया है। उसके बाद हम बात करेंगे निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र का मतलब है कि जो शासन पे रूल करने वाला व्यक्ति है या संस्था है वह संविधान मत से नहीं चल रहा है, अपने अनुसार कोई भी मनमानी निर्णय ले रहा है, उसको कहते हैं निरंकुश तंत्र। यानी कि जब शासन सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं होता है तब वो निरंकुश हो जाता है, उसको कहते हैं निरंकुश तंत्र। और भारत की अगर बात करेंगे तो निरंकुश तंत्र का एक जीवंत उदाहरण है। कैसे? जो मनमाने तरीके से जो मन आता है वो प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, जो चाहे वो कर देते हैं। ना संविधान से उनको मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। क्योंकि देखिए, अभी लगातार 80-90 पेपर जो है लीक हो चुके, लेकिन इन जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनके ऊपर निरंकुश लगाने वाली ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना विधायिका है, ना इनकी कोई जवाबदेहिता तय कर रहा है। और जाहिलियत तो तब हो जा रही कि जब ये इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से क्या है, ये निरंकुश तंत्र है। जब किसी शासन सत्ता पर न्यायपालिका का अंकुश ना हो, विपक्ष का अंकुश ना हो और वो मनमाने तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही के रवैये से काम करे, इसको कहते हैं निरंकुश तंत्र। उसके बाद कहते हैं गुण तंत्र या योग्यता तंत्र। देखिए, गुण तंत्र या योग्यता तंत्र का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति या वह वर्ग शासन रूल करे जो योग्य हो और गुणी हो। अब इसका
सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि गुणतंत्र का मतलब क्या है कि जो पढ़ा लिखा हो वही शिक्षा मंत्री बनेगा, जो डॉक्टर है वही स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। देखिए, गुणतंत्र और योग्य तंत्र की बात अगर आप करेंगे तो वह व्यक्ति जो संसाधनों के अभाव में वह योग्य नहीं बन पाया, उसको कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। तो गुणतंत्र, योग्य तंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुणतंत्र योग्य तंत्र लाने से पहले हम लोगों को गुणवान और योग्यवान बनाएंगे, तब गुणतंत्र और लोकतंत्र आएगा। उसके बाद क्या है? वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र का मतलब क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे वृद्धों का ही मतलब कि चलते ज्यादा हो, वृद्धों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको अनुभवी के द्वारा शासन किया, उसको वृद्ध तंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव कब लड़ेंगे? 35 उम्र के बाद लड़ेंगे, यानी कि जब आपकी उम्र 35 साल हो जाएगी तब राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब एक तरीके से क्या हो गया भैया, युवा तो 22 साल का युवा राष्ट्रपति बन नहीं सकता है, तो एक तरीके से वृद्ध तंत्र तो हुआ। उसके बाद देखेंगे, अगर भारत का आपको मुख्य न्यायाधीश बनना है तो आपको जिन प्रक्रियाओं से गुजरना है, यानी कि पहले हाई कोर्ट के जज रहेंगे, फिर सीनियरिटी में आप आएंगे, सीनियरिटी में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे सीनियरिटी में आएंगे, तब जाके आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और तो जब तक आप वहां पे पहुंचेंगे तब तक आपकी रिटायरमेंट मात्र साल भर या 6 महीने बच के रह जाएगी। तो अब वो आप देखेंगे कि न्यायपालिका में जो लोग शासन सत्ता बैठे हैं वो एक तरीके से वृद्धों का ही तो समूह है, तो वृद्ध तंत्र हो गया। तो एक तरीके से हमने पूरे विश्व और देश की व्याख्या कर दिया कि अन्य अन्य देशों में कौन कौन से लोग काम करते हैं, कहाँ पे वृद्ध तंत्र है, कहाँ पे लोकतंत्र है, कहाँ पे राजतंत्र है, कहाँ पे तानाशाही है। और इसके बाद हम अन्य अगर प्रणालियों की बात करें जो संवैधानिक तरीके से, यानी कि जो संविधान के मूल्य पे काम करते हैं, वो उनके लिए कौन सा है शासन प्रणाली, तो देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए शासन प्रणाली के जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, जो संविधान के अनुसार काम किया जा रहा है, वो देखिए केंद्र और प्रांतों के संबंध पे बनाया जाता है परिसंघात्मक प्रणाली, दूसरा है संघात्मक प्रणाली और तीसरा है एकात्मक प्रणाली। और अगर हम बात करेंगे कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर बात करेंगे तो एक है संसदीय प्रणाली और एक है अध्यक्षीय प्रणाली। अब इन सब पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे देश जहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान से शासन चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, वहां पे निम्न प्रणालियों में से कोई एक ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है परिसंघात्मक प्रणाली, जिसको कहते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम। क्या है? परिसंघात्मक प्रणाली या कॉन्फेडरल सिस्टम। देखिए, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और यह छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता कर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति, मुद्रा नीति, संचार नीति पे संघ निर्णय करता है, बाकी अन्य निर्णयों पे संघ राज्य फैसला करती है। इसको कहते हैं परिसंघात्मक प्रणाली। और एक चीज और जान जाइए, ये परिसंघात्मक प्रणाली जो बनता है वह राज्यों के आपसी समझौते के वजह से बनता है। क्या बनता है? राज्यों के आपसी समझौते की वजह से बनता है, और इसमें जो राज्य चाहे जब चाहे उसमें अलग होने का उसको अधिकार होता है। इसका उदाहरण आप देख लेंगे, पूर्व सोवियत संघ रूस। जैसे देखिए, रूस जो है था पहले क्या एक संघ बना था, पूर्व सोवियत संघ रूस एक संघ बना था, लेकिन जब उसका विखंडन हुआ, जब इसका विभाजन हुआ, तो सभी राज्य अपने अपने अस्तित्व में पुनः आ गए। तो वह एक समझौता करके बना। अब जैसे कि यूरोपीय यूनियन ले लीजिए, यूरोपीय यूनियन किसका उदाहरण है? परिसंघात्मक प्रणाली का उदाहरण है। अब समझ में आ गया आपको? अब देखेंगे आपको संघात्मक प्रणाली, जिसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? अविनाशी केंद्र का विनाशी राज्य। एक देखिए, यहाँ पे राज्य का अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन केंद्र का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। और ये भारत में आप देख सकते हैं, भारत में देखिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य जितने भी, उनमें आपस में कोई समझौता नहीं हुआ। इन्होंने एक केंद्र का निर्माण किया है और उस केंद्र में रहते हुए या केंद्र से अलग नहीं हो सकते, यानी कोई भी भारत भूमिखंड से अलग नहीं कर सकता है। तो जहाँ पे राज्यों के द्वारा एक संघ का निर्माण कराया जाए, लेकिन राज्यों को उस संघ से अलग होने का अधिकार न हो और उसमें शासन सत्ता में दोनों की अपनी भागीदारी हो, उसको कहते हैं आपका संघात्मक प्रणाली। अब एक होता है एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली में क्या, छोटे राज्यों का महत्व नहीं होता। एकात्मक प्रणाली वहां उन देशों के द्वारा प्रयोग किया जाता है
जो छोटे देश होते हैं, जहाँ पे छोटे राज्य नहीं बन सकते हैं, छोटे प्रांत नहीं बन सकते, इसलिए वहाँ पे एकात्मक प्रणाली लिया जाता है। जैसे कि आपका जो छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं वहाँ पे आपका एकात्मक प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कार्यपालिका के तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर, तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर पहला है संसदीय प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ होकर काम करते हैं। कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है और विधायिका निरस्त होने पर कार्यपालिका भी निरस्त हो जाती है। अब देखिए, इस पे हम समझेंगे भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। भारत में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये तीनों संसद के पार्ट होते हैं। अब देखिए, अगर विधायिका में, जैसे कि विधायिका में जो व्यक्ति मंत्री बनेगा यानी कि कार्यपालिका का जो सदस्य बनेगा उसको विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। यानी कि विधायिका का व्यक्ति ही कार्यपालिका रहेगा, यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों दूसरे से जुड़े हुए। उसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो सर्वे सर्वा होता है वहां पे राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग होती है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग होती है। अब अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका और संसदीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। तो यह हमने आपको इसलिए पढ़ाया, ये सब पूरे शासन व्यवस्था इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारी जो अगली टॉपिक है वो है भारतीय संसदीय प्रणाली। ये हमें अगला टॉपिक पढ़ना है और उसी अगले टॉपिक को समझाने के लिए ये टॉपिक आपको पढ़ाना जरूरी था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें। और अगर आपको UPSSC पेट का 0 से तैयारी करना है और 90 दिन में सिलेबस खत्म करना है तो आप हमारे कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। कोचिंग का नाम है दीप GS फाउंडेशन और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप 9616 40122। थैंक यू।